चैट विंडो खोल देना यार जरा सा, ठीक है। स्टार्ट करूं बेटा, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? चलें भाई स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कुछ काम दिया था, बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ता है और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लड़के ने भी काम नहीं किया। ये जोहेब साहब जो बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं जी सर आवाज आ रही है, अब इस सिर्फ आवाज आ रही है और तस्वीर आ रही है, अगर तुम सामने होते तो फिर एक थप्पड़ भी आ रहा होता, मुक्का भी आ रहा होता, समझे। कुछ काम दिया था आप लोगों को करने के लिए। देखो बेटा, ये सब चीजें जो छोटी छोटी हैं इनको आप अभी बिल्कुल वो नहीं कीजिए कि आप बिल्कुल आसान लीजिए, सही से काम करें ताकि जो दिया जा रहा है काम ट्राई करें। आखिर लड़कियों ने करके दिया, अब आपके पास होगा सर लाइट नहीं आ रही थी, सर ये प्रॉब्लम था, तो बेटा काइंडली लड़कों से मैं कहूँगा, खास के जुहेब हैं, ये शायान हैं, जो मुझे नाम याद है इस वक्त अक्सरियत इसमें से, ये सारों ने जो है ना जो नहीं किया है, प्लीज छोटी छोटी चीजें हैं करते जाइए, क्लियर करते जाइए, करेंगे तो आपको चीजें जो है याद रहेंगी। खैर, अब आज के हम दो काम में पहला थोड़ा सा यही काम की यही वाली चीज जो मैंने दी थी, मैंने बताया था, उसको जरा सा मैं एक और एंड पे ले जाना चाहता हूं थोड़ा सा, ठीक है। सब सुन रहे हैं, रेडी हैं, चलूं शुरू करूं? ओके। अब देखो बेटा, कल भी मैंने आपसे वही डिस्कस किया था, उसी पॉइंट को थोड़ा सा आपके सामने कि देखो ये 5 अकाउंट्स थे, इनको मैंने आपसे कहा था कि आपको इनको जब भी आएगा नेचर याद रखिएगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी या कैपिटल, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू और इनकम। जिन बच्चों ने कोशिश की, जिन्होंने काम किया, वेरी वेल, वेरी शाबाश। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने कल भेजा वो बहुत ही अच्छा है, रात तक भेजा बहुत अच्छा, चलो सुबह भी भेज दिया, शाबाश। अब बात ये समझो कि देखो उसमें से बहुत से बच्चे थे जो कॉमर्स के होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा बेहतर किया। साइंस वाले बच्चे जो थे, जिसमें 2-4 मेरे पास नाम अब याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन हाँ जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। शुरू में थोड़ा सा बेटा आप लोगों को ये होगा, पहली बात इसके तमाम के आंसर्स सही वही वेबसाइट पे जाइए जहां ये स्टडी नोट्स थे, उसके नीचे एक और बटन मौजूद है और उस बटन के अंदर उसका सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को क्लिक कीजिएगा, एक्सेल की शीट खुलेगी, उस एक्सेल की शीट के अंदर पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखा हुआ है और आप उस क्वेश्चन नंबर 2 में जाके अपने तमाम आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनना ये है, समझना ये है कि ये 5 तो मेन एसेट्स के या मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। एक चीज जो मैंने अब डिस्कस नहीं की, अब वो आ जाते हैं जिसको अभी हम कुछ कहते हैं, एक नाम है कॉन्ट्रा अकाउंट्स। आप वहीं पे देखिएगा जहां अकाउंट्स का जिक्र है वहीं पर कॉन्ट्रा अकाउंट्स का जिक्र है। देखिए कॉन्ट्रा अकाउंट को पहले समझाने के लिए पहले आपको समझाऊं कि मिसाल के तौर पे, सॉरी मैंने इनकम लिखा था, यहां मुझे एक्सपेंस लिखना था। एक्सपेंस में एक सबसे ज्यादा किसका है भाई? बेटा अहदे गुल पूछ रही है कहाँ नाम लिखूं भाई? कहाँ? आज बोलो जरा जोर से। अहदे गुल क्लास में नहीं है अभी तक। अच्छा, बहरहाल अभी मैसेज किया है। देखो एक्सपेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है परचेजेस, ठीक है। मैं किस चीज को समझा रहा हूं? मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो कॉन्ट्रा अकाउंट है इनका क्या मतलब है। एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे होते हैं, जिसमें एक अकाउंट परचेजेस है, जो आपको सिखाया गया कि यार परचेजेस दरअसल मर्चेंडाइज के खरीदने को कहा जाता है। यानी जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो उसको हम नाम देते हैं परचेजेस के नाम से। अब अभी मैं क्या जवाब दूं यार इस क्लास के दौरान? ये जरा देख लो तुम इस पे कोई बात करके, ये वाले ग्रुप पे बाहर आओ, यहाँ से ऊपर और बाहर आ जाओ ताकि देखो ये दूसरे लड़के का ग्रुप है, हाँ ठीक है, उसको बता दो। तो एक्सपेंसेस में परचेजेस है। देखो परचेजेस वो चीज है जो मर्चेंडाइज खरीदी गई बेचने के लिए, उसको क्या कहा? परचेजेस। अब मर्चेंडाइज जब हम खरीदते हैं तो इस मर्चेंडाइज के अंदर खरीदते वक्त
कभी कभी कोई मर्चेंडाइज खराब निकल आती है, कोई मर्चेंडाइज जो हमारी डिमांड होती है उसके मुझसे मुताबिकत नहीं रखती, यानी हमने कहा था ब्लू मार्कर सप्लाई करो, उसने हमें ब्लैक मार्कर सप्लाई कर दिया। तो इस तरह की चीजों को रिकॉर्ड करने का मतलब ये है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जब खरीदा तो वो चीज परचेज हो गई, प्लस हो गई, या दूसरे लफ्जों में कह लो डेबिट हो गई, लेकिन जब वापस किया तो वो चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। यानी दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि इसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन हम इस तरह के परचेजेस को फौरी तौर पर क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते, बल्कि अलग से एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम रख देते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो जब खरीदा तो यहां रिकॉर्ड किया, लेकिन जब रिटर्न किया तो एक दूसरा अकाउंट खोल दिया जिसका नाम था परचेज रिटर्न अलाउंस। अब आप सोचेंगे आखिर क्यों? वजह यह है कि जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो वो एक जगह से परचेज नहीं करते, वो कोई एक आदमी से परचेज करते हैं, दूसरे से परचेज करते हैं, तीसरे से परचेज करते हैं। लाजमी सी बात है वो हिसाब रखना चाहते हैं कि यार मैं ए से परचेज करता हूं, बी से परचेज करता हूं, सी से, तो कौन सा बंदा ऐसा है जो फर्ज करो मुझे ज्यादा सही सामान सप्लाई कर रहा है, और कौन सा है जिसके सामान में खराबी है, कमी है, कोताही है। तो हम उस आदमी से ज्यादा अच्छे से परचेज करना चाहेंगे जिसने हमें सामान सही सप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से हम फौरन अगर उसको डेबिट प्लस करके माइनस कर दो पता ही नहीं चलेगा, तो हम उसको अलग रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। यानी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना खाली ये नहीं है कि हमारे पास चंद फिगर्स आ जाएं, चंद हिंसे आ जाएं, नहीं, हमारा बुनियादी पर्पस है कि वो हिंसे इस तरह से हमारे पास हो, यानी वो फिगर्स इस तरह से हो जो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि उनकी बेसिस पर वी कैन डिसाइड आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। समझ में आई बात? इसीलिए हम बात कहते हैं कि अकाउंटेंट के हाथ में आके हिंसे या फिगर्स बोलना शुरू कर देते हैं, उनको जबान आ जाती है। यानी एक आम आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन एक अकाउंटेंट जब अपने हाथ में रिकॉर्ड लेता है तो वो 4 फिगर्स को देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस कंपनी ने माजी के अंदर क्या खामियां की हैं, क्या गलतियां की हैं, क्या कोताहियां की हैं, और अगर ये कोताहियां ना होती तो कंपनी यहां पहुंच सकती थी, यानी इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती थी, या इस तरफ सक्सेसफुल हो सकती थी। तो इसके लिए जरूरी है कि रिकॉर्ड को सिर्फ रिकॉर्ड के नाम पे लिखा ही नहीं जाए, बल्कि ऐसा लिखा जाए कि वो रिकॉर्ड एक माने बने, एक मैसेज बने, एक इंफॉर्मेशन बने, और उसके बेसिस पर फ्यूचर के डिसीजन लेना। यानी मेरे 3 सप्लायर थे ए बी सी, तो मेरे लिए डिसीजन लेना है ना कि मुझे ए से लेना चाहिए कि बी से लेना चाहिए कि सी से, तो ये सारी चीजें हमें देती हैं। तो अब क्या हुआ कि परचेजेस ने रिकॉर्ड किया मर्चेंडाइज का खरीदना, और रिटर्न ने रिकॉर्ड किया मर्चेंडाइज का वापस करना। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये रिटर्न जो है अलग एक नाम से दे दे, तो इसको हमने नेचर दे दी क्या, एक्सपेंसेस। इसको क्या नाम दे, तो इसको असल में नाम दे दिया गया, ये नेचर दे दी गई, क्या नेचर दे दी गई, कॉन्ट्रा एक्सपेंस की नेचर दे दी गई। समझे? कॉन्ट्रा एक्सपेंस की नेचर का मतलब ये हुआ कि अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन अलग रिकॉर्ड करना है। तो आप समझिए लो, आज के बाद अभी मजीद बताता हूं। कॉन्ट्रा अकाउंट की 2 खसूसियात मेन है। एक, कॉन्ट्रा अकाउंट हमेशा अपने मेन अकाउंट की वजह से होंगे, और कॉन्ट्रा अकाउंट हमेशा अपने मेन अकाउंट के अपोजिट होंगे। यानी अगर परचेजेस नहीं होगी तो परचेज रिटर्न नहीं होगा, ठीक है? तो परचेज रिटर्न जब ही होगा जब परचेजेस है। तो कॉन्ट्रा अकाउंट की पहली क्या खसूसियत बताई कि वो अपने मेन अकाउंट की वजह से होंगे, या मेन अकाउंट होगा तो वो होंगे, और अपने मेन अकाउंट के अपोजिट होंगे। तो असल वजह ये है अपोजिट होने का कि जब ये परचेजेस को प्लस करता है तो ये परचेजेस को क्या करता है, माइनस। अकाउंटिंग के तहत इसकी नेचर हमेशा नॉर्मल बैलेंस इसका हमेशा डेबिट होता है, तो इसका नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरह से अगर मैं और समझाऊं, अभी एक और बताता हूं, सेल्स है, सेल्स। अच्छा, अब
एक साइंस की बच्ची थी हमारी, पता नहीं क्या नाम था, उसने कल भेजा था सामने रात को, उसने सेल्स की नेचर नहीं लिख सके थे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी कि जो लिस्ट दिया हुआ था वहां सिर्फ सेल नहीं लिखा था, वहां सेल्स रेवेन्यू लिखा था। तो बेटा सुनो, सेल्स लिखा हो या सेल्स रेवेन्यू लिखा हो या सेल्स इनकम लिखा हो, इन तीनों सूरतों में यह है सेल्स, जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज को बेचना, और इसकी नेचर इनकम या क्या होती है, रेवेन्यू होती है। यानी ये ऐसे ही है जैसे हम आपका पूरा नाम लें तब भी आपको बुलाएगा, या उसका हाफ नाम। तो पूरा नाम है सेल्स रेवेन्यू, लेकिन कभी हम उसको सेल्स सिर्फ कह देंगे तब भी उसकी नेचर से रेवेन्यू ही रहेगी, ठीक है, चाहे रेवेन्यू लिखे या ना लिखे। इसी तरह परचेजेस एक्सपेंस है, लिखे तब भी सही है, ना लिखे तब भी सही है, मगर परचेजेस ज्यादातर सिंपल रहता है, तो परचेजेस है ही ऐसा यूनिक सा नाम कि वो एक्सपेंसेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जैसे सेल्स की नेचर हो गई, क्या हो गई, रेवेन्यू, तो इसी का दूसरा है अपोजिट, क्या, सेल्स रिटर्न। वही कॉन्सेप्ट जो यहां था कि हम बेच रहे हैं और हमें कोई रिटर्न कर रहा है, तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। अब सेल्स की नेचर हो गई रेवेन्यू, तो सेल्स रिटर्न की नेचर कहलाएगी कितना, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ठीक। इसके लिए बैलेंस होता है क्रेडिट में, तो इसका बैलेंस उसके कहां होगा, अपोजिट डेबिट में। समझ में आई बात। तो कॉन्ट्रा हमेशा अपने मेन अकाउंट की वजह से होते हैं, क्योंकि सेल्स नहीं होगी तो सेल्स रिटर्न नहीं होगा, और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो कॉन्ट्रा का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरह ऑनर इक्विटी के अंदर एक अकाउंट एक ही मेन होता है, अब हम जो डिस्कस करें बहुत सारे नहीं होते, इसमें सबसे मेन अकाउंट अभी याद रखो कैपिटल होता है। अब कैपिटल क्या बताया था, ऑनर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को नाम दिया कैपिटल। कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो कहां होगा, क्रेडिट। लेकिन कैपिटल का जो कॉन्ट्रा अकाउंट है वो अकाउंट कौन सा है, ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या है, जो ऑनर है बिजनेस का, यार क्लास तो स्टार्ट हो गई है बेटा, आ जाओ यार, मेन चीज पढ़ा रहा हूं, मिस कर दोगी क्लास। जिन बच्चों ने यार जो नहीं हो रहे, काइंडली यार, किसका है ये मैसेज, बेटा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्द से जल्द आ जाओ। अभी मैं मेन चीज की तरफ जा रहा हूं, देर हो जाएगी, जल्दी आओ, शाबाश, ढूंढो और पहुंचो जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नाम वाम लगाते रहना, भी आओ क्लास में। यार ये क्लास, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहा। हेलो राशिद, राशिद, बेटा क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं और कुछ लोग तो मौजूद हैं यार, आई होप के मौजूद हैं। से एक मिनट यार, मैं देख लेता हूं, सारी क्लास खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी सारी बातें। राशिद, ये लोग बच्चे कह रहे हैं अब तक नहीं आ रहा, क्लास नहीं आ रही, चेक करो क्या चक्कर है यार, पता नहीं। नाम की वजह से रोका हुआ है। अपना रोल नंबर सही लिखो और उसके बाद पहुंचने की कोशिश करो प्लीज, जल्दी से। अच्छा चलो, अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो आप लोगों को अब कैपिटल की नेचर क्रेडिट है और इसी तरह ड्राइंग की नेचर डेबिट है, और ये कहलाता है क्या, कॉन्ट्रा कैपिटल। अच्छा, क्या कैपिटल, ऑनर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, जबकि ड्राइंग बिजनेस में जो ऑनर पैसा लगाएगा, लाजमी सी बात है भाई, जब वो पैसा लगा रहा है तो भाई वो कमाएगा, कमा के पैसा ले भी जाएगा। तो बिजनेस से पैसा ले जाना वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। अच्छा, हमारे जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उन्होंने ड्राइंग को एक रट्टा लगाया हुआ होता है, क्या कि सर पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, क्योंकि पढ़ा होता है उन्होंने पर्सनल यूज प्राइवेट यूज, तो वो यही समझते हैं बस पर्सनल। और याद रखना, पर्सनल और प्राइवेट यूज की भी कुछ मीनिंग है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा पर्सनल यूज के लिए लिखा हुआ हो पर्सनल यूज, मगर यानी ये कहा जाता है अगर
कि आपको कहा गया कि जी ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो आप इसको ड्राइंग समझते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऑनर ने अपने घर के बिजली का बिल अदा किया, ऑनर ने अपने डॉक्टर का खर्चा अदा किया, ऑनर ने अपने बच्चे की कोचिंग की फीस अदा की, तो ये सब भी क्या होगा? ड्राइंग होगा। तो बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो कैपिटल, और जब लेके जाएगा ड्राइंग तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रा कैपिटल। तो याद रखिएगा, आज के बाद खत्म कर रहा हूं बात को, कर रहा हूं नक्शल में, क्या कि जिस तरह एसेट्स के 5 अकाउंट हैं, इसी तरह कॉन्ट्रा अकाउंट हैं। एक एसेट्स के कॉन्ट्रा एसेट्स हैं, ये सब लिस्ट में मौजूद है, ठीक है। और ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल का एक कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा कैपिटल है, रेवेन्यू का कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, ठीक है, और एक्सपेंस का कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। कौन कौन से हैं तो वो लिखे हुए हैं, लेकिन बता देता हूं। कॉन्ट्रा, अबे यार बहुत ज्यादा इंक भर दिए भाई, ये तो एकदम देखो ये हालत हो गई। कॉन्ट्रा कैपिटल का जो उलट है, कॉन्ट्रा कैपिटल जो है, सॉरी, वो है ड्राइंग, ठीक है। और कॉन्ट्रा रेवेन्यू में 2 आएंगे, एक आएगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, और दूसरा है सेल्स डिस्काउंट। कॉन्ट्रा एक्सपेंस में एक है परचेज रिटर्न और एक है परचेज डिस्काउंट। अब इसको पूरा नाम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस भी कहते हैं। अच्छा, यहीं पर समझ ये लीजिएगा कि सेल डिस्काउंट जो है वो जब हम सेल कर रहे हैं तो जो हमें डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो सेल डिस्काउंट है। अच्छा, इनके कुछ 2 नाम हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया उसमें एक था रिटर्न इनवर्ड और एक था रिटर्न आउटवर्ड। कुछ बच्चों ने उसका नहीं लिखा ना, नेचर समझ में नहीं आई। रिटर्न इनवर्ड, हाँ, इनवर्ड क्या मतलब? हमें रिटर्न किया गया। रिटर्न आउटवर्ड, हमने रिटर्न किया। तो सोचो यही 2 हैं, कौन सा होगा रिटर्न इनवर्ड, कौन सा होगा आउटवर्ड? सेल्स रिटर्न क्या हुआ? हमने माल बेचा और हमें रिटर्न किया। तो हमें जब रिटर्न किया तो इसी का दूसरा नाम हो सकता है क्या? रिटर्न इनवर्ड, ठीक। परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया, फिर हमने खराब माल रिटर्न किया बाहर, तो इसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। तो अब समझ में आया कि अच्छा, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक चीज है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड एक चीज है, ठीक है। और इसी तरह से सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट। अब सेल डिस्काउंट क्या है? जब हम माल बेचते हैं तो हम कहते हैं यार इतना माल बेचा है, इसमें से 5% डिस्काउंट दे दो, बाकी पैसे हमें दे दो। क्यों भाई डिस्काउंट क्यों देते हैं? अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। तो जब हम दे रहे होते हैं तो क्या होगा? सेल डिस्काउंट। इसी को कभी कभी ये भी कह सकते हैं क्या? डिस्काउंट अलाउड, ठीक। और इसी तरह जब हम परचेज डिस्काउंट यानी हमने खरीदा और हमें डिस्काउंट मिला तो कभी कभी इसको कह सकते हैं क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो याद रहे कि डिस्काउंट अलाउड क्या है? सेल डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव क्या है? परचेज डिस्काउंट। अच्छा, अलाउड, हम अगर किसी को डिस्काउंट देंगे, यानी फर्ज करो 100 रुपए हमने किसी को लेने थे, हमने कहा यार 5 रुपए माफ किए, तुम 95 रुपीस दे दो, तो बताओ 5 रुपीस का हमारा क्या हुआ? खर्चा हुआ ना, एक तरह का नुकसान हुआ। इसीलिए डिस्काउंट अलाउड को कभी कभी डिस्काउंट एक्सपेंस भी लिख देगा। छोटा हो गया? अच्छा, अब ये सब लिखा हुआ है वैसे। और डिस्काउंट रिसीव को हम कभी कभी क्या कह सकते हैं? डिस्काउंट इनकम, क्योंकि अगर मुझे 100 रुपए देने थे, मैंने 95 दिया तो 5 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। तो मैं अभी दोबारा दोहरा देता हूं, डिस्काउंट ये सब वैसे उसके अंदर मौजूद है। सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, परचेज डिस्काउंट, डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट रिसीव। तो इसी तरह से सारे हैं, बहुत सारे और भी हैं। वो मोबाइल कहाँ गया मेरा? इसमें अब आप लोगों को देख लीजिए अच्छी तरीके से, मैंने जो आपको बताना था मेन बातें बता दी हैं। एक दफा फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने गलत किया है वो कर लें। देखिए परचेज रिटर्न लिखा है, वह आसान तो जो है। अच्छा, 1-2 और चीजें। अब कमीशन का एक अकाउंट था, कमीशन कलेक्टेड, ठीक है। अब जरा समझिएगा,
बेसिकली कमीशन स्टेट एजेंसी का से रिलेटेड होता है। अब दो बातें होती हैं, या तो मैंने खुद स्टेट एजेंसी मैं चलाता हूं तो मैं आपसे या किसी से पैसे लेता हूं तो मेरे लिए वो कमीशन इनकम है क्योंकि मेरी आमदनी है। लेकिन जो मुझे दे रहा है उसके लिए क्या है, कमीशन एक्सपेंस है। इसको और आसान कर देता हूं, इसको कोचिंग से सोचो, फी, तुम कोचिंग की फी पे करते हो, तुम्हारे लिए फी एक्सपेंस है, लेकिन कोचिंग के लिए वो फी इनकम है। अब बात होगा यही ना होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कुछ किताबों में कई बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या यूज करने के लिए पता क्या कह सकते हैं, फी कलेक्टेड। सोचो अब फी कलेक्टेड क्या होगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो वसूल कर रहा होगा। तो कलेक्टेड क्या हुआ, इनकम, और पेड क्या हुआ, फी पेड एक्सपेंस। तो अगर कभी लिखा हुआ आया है कि फी एक्सपेंस तो उसकी जगह लिखा हुआ सकता है फी पेड, तुम्हें फौरन समझ जाना चाहिए अच्छा पेड हो रहा है ना, एक्सपेंस होगा। कलेक्ट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा, इनकम होगा। तो इसी तरह से इसमें एक था पॉइंट था कमीशन कलेक्टेड या रेंट पेड, दो कमीशन कलेक्टेड इनकम था, समझे। ये एक बच्चों ने, जिससे मैं खोल के देख रहा हूं, इन्होंने लिखा है एसेट, नहीं, कमीशन कलेक्टेड क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। और रेंट पेड क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दो और चीज, जब भी कोई, मैं बोर्ड साफ कर दूं, ये समझ, अच्छा यहां तक की समझ में आ गया। अगर कोई कुछ ब्रैकेट के बाद नजर नहीं आ रहा, ये बेटा देखो, सेल्स रिटर्न को मैंने क्या कहा, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न को क्या कहा, परचेज रिटर्न को कहा रिटर्न आउटवर्ड। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर नजर नहीं आ रहा तो सुन लो, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। ऐसा करूंगा बाद में, मैं मजीद इसके ऊपर बात करके ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। अभी जरा आगे चलने दो, यहां तक का अगर हो गया तो मैं इसके आगे चल के फिर लेके चलता हूं, ठीक है। अब मुझे एक दो बात और बतानी थी, वो सुन लो फिर। अब था क्या पॉइंट था, दिमाग से निकाल दिया। ये दो लफ्ज देखो, एक्सपेंस बिजनेस का क्या होता है, खर्चा होता है, और रेवेन्यू या इनकम बिजनेस की आमदनी होती है। नहीं, कमीशन कलेक्टेड, मैंने अभी कहा ना, कमीशन कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, पैसे वसूल किए, पैसा अभी लेकिन नहीं है, लेकिन फी, कोचिंग के लिए फी कलेक्शन क्या होगी, फी कलेक्शन इनकम होगी ना, आमदनी होगी ना, इनकम है फी कलेक्शन, ठीक है। ये अभी जवाब दिया है मैंने, और मजीद भी अगर कहेंगे तो आपको ग्रुप पे एडिशनल जवाब दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा, ठीक है। रेवेन्यू और इनकम क्या है, आमदनी। अब होता क्या है कि ये रेवेन्यू, याद करो मैंने कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पिछले दिनों समझाया था क्या, कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में एक फर्क था कि कैश बेसिस उसी वक्त रिकॉर्ड करता है जब पैसा या तो वसूल हो जाए या पे हो जाए, यानी इनकम उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब आ गया, एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब पे हो गया। जबकि अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड होगा जिस वक्त इनकर्ड हो जाए, टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनकर्ड हो जाए। इनकर्ड का मतलब जिस वक्त वो यूज हो जाए। मसलन इस वक्त बिजली इस्तेमाल हो रही है ना, तो ये मेरा खर्चा इस दफा का हो गया, हालांकि बिल अभी पे नहीं हुआ लेकिन खर्चा है, ठीक। इसी तरह अगर क्लास आपको दे दी गई तो वो कोचिंग के लिए इनकम हो गई। पैसे अगर आपने फीस जमा नहीं कराई है, नहीं कराई, लेकिन कोचिंग ने वो इनकम अर्न कर ली। तो एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर दो अकाउंट एक मिलते हैं, खास के मेरे कॉमर्स के बच्चे और साइंस के दोनों ही, बल्कि मेन, लेकिन साइंस वालों ने सुना नहीं होगा, प्रीपेड। देखो एक्सपेंस, अगर हमने एक बंदे को सैलरी दी महीने भर के बाद तो वो है खर्चा सैलरी, लेकिन वो क्या होगी, एक्सपेंस। लेकिन अगर किसी को हमने सैलरी एडवांस दे दी तो वो होगा, उसकी नेचर क्या होगी, प्रीपेड। और प्रीपेड दरअसल क्या होता है, एसेट होता है। दरअसल एक्सपेंस वो चीज है जिसका फायदा हो गया, और एसेट वो चीज है जिसका फायदा हासिल होना बाकी है। तो अगर मैंने सैलरी पूरे महीने काम करने के बाद दी तो जो बेनिफिट मैंने हासिल करना था एज अ कंपनी हासिल कर चुका हूं, और अब अगर उसको सैलरी पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय अभी मुलाजिमत उसने पूरी नहीं की, महीना पूरा नहीं किया और एडवांस मांगा और हमने उसको एडवांस सैलरी दे दी, तो वो फिर मेरे लिए अभी
प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड होगी, यानी पूरा नाम होगा प्रीपेड सैलरीज, और उसकी नेचर क्या होगी, एसेट होगी। तो कोई भी प्रीपेड हो, इसी का दूसरा नाम हम आगे जाके मजीद पढ़ोगे अनएक्सपायर्ड है, ठीक है, उसको हम अनएक्सपायर्ड को हम प्रीपेड का दूसरा नाम देते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, हो सकते हैं मेरे बच्चों को, आप लोगों को, साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को, सबको क्लियर ना हो। यूं करना, मुझे छोटे छोटे वॉइस मैसेज भेज देना, तो मैं उस वॉइस मैसेज के जवाबात देता जाऊंगा, ठीक है, तेजी से चलूंगा, ताकि मुझे अभी एक और चीज पढ़ानी है। बेटा क्या लिखा है, फी रिसीट पे सबसे ऊपर लिखा होगा रोल नंबर। अरे बेटा ये कर लो यार सॉल्व जल्दी से। अच्छा, इसी तरह इनकम। अब मिसाल के तौर पे एक मैं बात करता हूं फी की। अगर कोई बच्चा फी पे करता है, कब, एडवांस पे करता है, यार एक बच्चा क्लास से पहले पे करता है, यहां उसी का अपोजिट आता है, क्या चीज, अनअर्न्ड। यानी अगर कभी कोई फी पे करेगा, या बल्कि अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं रेंट का जिक्र करूं, अगर एक किराएदार घर में आने से पहले रेंट पे कर देगा तो वो एडवांस रेंट हुआ। अब वो एडवांस जो रेंट हुआ, मालिक मकान अपनी किताब में उसको क्या लिखेगा, अनअर्न्ड। क्यों? क्योंकि उसकी वो नेचर वाइज क्या है, लायबिलिटी है, कि बेटा पैसे ले लिए हैं ना, तो उसको एक महीना रहने देना है, ठीक है। लेकिन अगर एक महीना रहने के बाद जब कोई रेंट पे कर रहा है, तो वो अब मालिकान की लायबिलिटी नहीं है, वो अपना पार्ट अदा कर चुका है, वो पैसे उसके लिए क्या होंगे, इनकम होंगे, ठीक है। तो जहन में रखिए, जैसे मैं अभी बात हो रही थी कि फी कलेक्टेड सर इनकम होगा, हाँ, अगर वही फी कलेक्टेड के आगे लिखा होता एडवांस तो वो लायबिलिटी हो जाती, लेकिन फी कलेक्टेड सिर्फ लिखा है तो हम समझ रहे हैं कि काम करने के बाद लिया, तो वो क्या होगी, इनकम। तो ये है अभी तक इसका जवाब जो मैंने दिया, असाइनमेंट मौजूद है, वहां से देखो। जो और छोटे छोटे बड़े बड़े सवाल आते हैं, कल का इतवार का, सैटरडे के दिन छुट्टी का है मेरा, तो आप लोग अपने ग्रुप पे क्लिप्स छोटे छोटे भेज दीजिए, वीडियो, मैं जहां तक हो सकेगा मैं उसके जवाबात जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा मैं वो जवाबात आपको देता जाऊंगा। अब आइए, मैं एक आगे चल रहा हूं, एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, और उसके लिए मैं आप सब लोग आ गए में से, सारी क्लास आ गई है। सर कमीशन कलेक्टेड एसेट नहीं होता, इसका बता दें एक बार। बेटा ये मैं आप तुमको मजीद बताऊंगा, तुम मुझसे ग्रुप पे बात करना, अभी इसको रोक रहा हूं। अभी मैं अब लेके जा रहा हूं, एक आपको आगे की चीज पढ़ा रहा हूं, उसी नोट्स में देखिएगा, और आप एक काम ये भी कर लेंगे, बल्कि एक काम यूं करते हैं ना, सुनो, कल का दिन रखते हैं, ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं ये सुनो, और कल का दिन रखते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो जो पढ़ा है उन तमाम चीजों को आपसे मैं सब आपके चैट देखूंगा और आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। एक दूसरा क्या करूंगा, एक और काम करूंगा, कल आज रात को मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रुप पे, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, ठीक। उसके क्वेश्चंस को भी जितने आंसर होंगे कल बैठेंगे और तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है ना, अटके हुए छोटे छोटे सवालात जो आगे जाके पता नहीं इंसान को फेलियर की तरफ ले जाते हैं। जो बीकॉम में सुनते हो ना, बीकॉम में बच्चे फेल हो रहे हैं, नहीं जी बीकॉम वाले पास नहीं करते, बेटा पेपर चेक करते हैं, एक एक कॉपी चेक करते हैं। क्यों बच्चे पास नहीं होते पता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। हमारे बीकॉम का सबसे बड़ा अलमिया क्या है जानते हो, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हर आदमी जो अकाउंटिंग पढ़ता है वो समझता है उसको अकाउंटिंग आ गई, और वो जनाब इस स्टेज पे खड़ा होता है और पढ़ाना शुरू कर देता है। भाई आपने पढ़ी है, लेकिन अभी आपको नहीं आई है, यू हैव टू लर्न हार्ड। आपको चार बातें पता है। आप देखो कितने लोग होंगे जाके पूछना जिनको ये पता हो कि परचेज रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं, रिटर्न डिसऑर्डर भी कहते हैं, नहीं मालूम है, लोग नहीं मालूम है, मगर वो खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दिए, अब कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है फेल होने की, हमारे बच्चे हर जगह जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये जाने वाले बगैर कि वो टीचर कितने हद तक जानता है। देखो मेरा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रमोशन हुआ है, तो मैं बाकायदा एसएम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम कर चुका हूँ, मेरे पास एमकॉम की डिग्री है, मेरे पास आईसीए में क्वालिफाई किया हुआ है। तो जो एक्सपोजर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज से पहले जब मैं भी पढ़ाता तो नहीं कह सकता था, लेकिन बता सकता हूं बेटा, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको करते करते आता है।
तो आज जो जो बातें मैं बता रहा हूं, ये सब बातें शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे अबे यार बोर कर रहे हैं। याद रखना ये बोरिंग नहीं है, ये बीकॉम के पास होने की बुनियाद रख रहा हूं। अगर ये बुनियाद आपकी बन गई, आप अच्छे से पास करेंगे। अब आइए एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, और अभी आपके वीडियो पे आती है, रेडी हो जाइए। इसको कहते हैं गैप। मुझे यकीन है आप लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, आप लोगों ने नाम, आप में से अक्सर बच्चों ने पढ़ी हुई अकाउंटिंग, लेकिन नहीं मालूम है, सुना ही नहीं, बात ही नहीं, डिस्कस ही नहीं हुई इस तरह से। लेकिन आप जरा सुनते जाओ। कितना टाइम है यार मेरे पास? 10 मिनट तो है ना, 10 मिनट में चाहिए होंगे। देखो बेटा, गैप कहलाता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये पूरा तुम्हें दिया हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या है, ये जितने अकाउंटिंग के अंदर तुम लोग जर्नल एंट्री बनाते हो, लेजर बनाते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, इन सब के पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ असूल और जवाबित हैं, और उन्हीं असूल और जवाबित को फॉलो करते हैं। 2017 में ये चीज पूछी गई, और अब हमेशा इसी तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जनाब आपको पता है क्या? अब कैसे? तो इसके लिए प्रेजेंटेशन ऑन कर सकते हो बेटा, वो वाली मेरी, ये मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन मेरे वेबसाइट पे भी मौजूद है, तुम लोग वहां से भी जाकर देख सकते हो, और अभी अगर होगा तो मैं भेज भी दूंगा। अब ये प्रेजेंटेशन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। अब जैसे मैं बोलूं तो स्लाइड चेंज करना, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये एक लिखा हुआ आया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। अब ये एक स्लाइड मैंने बनाई है, भरपूर डेफिनेशन, भरपूर चीजें तुम्हारी नोट्स में मौजूद हैं, लेकिन उसको पढ़ोगे तो एक दफा ऊपर से गुजरेगा, धम धम धम, क्या हो रहा है पता नहीं। यहां देखो, मैं तुम्हें तस्वीरों के साथ समझाऊंगा, ठीक है। स्लाइड चेंज करो। देखिए क्या है बना हुआ एक चार्ट, अकाउंटिंग के असूल, प्रिंसिपल्स, असूल, ठीक है। अब उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। जो सबसे छोटा लेवल है वो है कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। अब कॉन्सेप्ट और अजम्पशन की मिसाल ये ले लीजिए कि एक बच्चे का कॉलेज में एडमिशन होता है, तो एक बात अंडरस्टूड है कि जी वो अगर पढ़, लिखा हुआ शायद ये ऐसे कहीं नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर वो पढ़ने आएगा तो अपने साथ अपनी कॉपी किताबें लेकर आएगा। यानी किसी भी इस पे ये नहीं लिखा होगा कि बच्चा अपना बस्ता लेकर आएगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर पढ़ने आ रहे हो तो भाई क्या करोगे, बस्ता लेकर आओगे ना। तो इसी तरह अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चा, जो ऐसे नहीं लिखे हुए लेकिन वो अंडरस्टूड है, उनको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा क्या आ गया, रूल्स और प्रिंसिपल। अब जिस तरह कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो अब दूसरा स्कूल के अंदर जा रहे हो तो क्या ये लिखा हुआ होगा क्या कि यूनिफॉर्म में आना है। अब वो चीज अकाउंटिंग के अंदर कुछ रूल्स और प्रिंसिपल आ गए। फिर अकाउंटिंग के कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है, रुकावट। जैसे अब स्कूल या कॉलेज में आ गए तो बैठना है, लेकिन अपनी दोनों टांगे डेस्क के ऊपर रख के नहीं बैठना, किसी लॉर्ड की तरह नहीं बैठना है, तमीज से बैठना है, चलना है, फिरना है। तो वो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। और आखिर में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जो असल भरपूर किस्म के रूल हैं। अभी तुम्हें क्या करना है कि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने, शुरू के 3 कॉन्सेप्ट, रूल्स और कंस्ट्रेंट। चेंज करो स्लाइड। देखो बेटा, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट याद करो। अब पता है सवाल कैसे आता है, ये आता है पहला कॉन्सेप्ट। हमारा काम क्या था, अकाउंटिंग में बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। पैसा, पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी। अब मेरे बच्चों को तो, हमारी तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, हमें तो एंटिटी का मतलब ही पता नहीं होगा, पता नहीं एंटिटी क्या होती है। एंटिटी पता है क्या, अगर तुम लोग कभी कोई टीवी वगैरह तो देखते ही होगे, वो एक्सप्रेस पे अक्सर एक प्रोग्राम आता है जिसमें वो क्या है, उसमें वो भूत पकड़ रहे होते हैं, एक मीटर लेके घूम रहे होते हैं, अचानक वो मीटर लाल हो जाता है, टो 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 टो, पता नहीं खुद ही कर रहे होते हैं पीछे बटन दबा के, लेकिन वो, और फिर वो बोलते हैं यहाँ कोई एंटिटी है, यहाँ कोई एंटिटी है। तो एंटिटी कहते हैं वजूद को, समझे। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस का वजूद। और ये समझाने की कोशिश ये है कि जो ऑनर है उसका बिजनेस से हटकर अलग वजूद है। यानी बिजनेस का खर्चा और ऑनर का खर्चा, या बिजनेस की चीजें या ऑनर की चीजें आपस में मिक्स नहीं करनी। ट्रांजैक्शंस अगर बिजनेस की दुकान का बिल है और बिजली का बिल है तो वो बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगा। और इसी तरह एक बिजनेस का खर्चा दूसरे बिजनेस में, दूसरे बिजनेस का खर्चा तीसरे बिजनेस में नहीं डाला जाएगा। हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए उसके अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। बोलो, पहला पॉइंट समझ में आ गया, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस
अपने ऑनर से अलग अलहदा वजूद या शनाख्त रखता है। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है कॉन्सेप्ट और क्या कंटिन्यूइंग और गोइंग कंसर्न। कॉन्सेप्ट और अजम्पशन ऊपर हेडिंग है। गोइंग कंसर्न और ये जो कंटिन्यूइंग का प्रिंसिपल है ये ऐसे है कि देखो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम में और हम में से कोई भी इस बात से इनकारी हो कि हम में कल मर जाना है। मानते हो ना, हम में से जिंदा नहीं रहेंगे, कल मर जाएंगे। लेकिन आज हम जो काम भी कर रहे हैं उसमें दिमाग में क्या है, कल जिंदा रहेंगे। ठीक है ना। कभी सोचा है अल्लाह ने ये ना बता के कि हमारी मौत कब आएगी, हम पे एहसान ही किया है। क्योंकि अगर हमें पता होता कि अगले दूसरे घंटे में या 2 दिन बाद मर जाना है तो बेटा इस दुनिया का निजाम तहस नहस हो जाता। कोई नहीं, हर आदमी मुसल्ले पे तस्बीह लेके बैठा होता, कुरान पढ़ रहा होता, बस मेरे यार 2 घंटे रह गए, मुझे मरना है। इसलिए अल्लाह का एहसान हर तरह से ये भी एहसान है। यहां क्या मतलब है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो किताब में, तो ये सोचना है कि ये बिजनेस कल को रहेगा। यानी एक लामहदूद वक्त तक ये बिजनेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि जिस वक्त तुम सोचो अगर क्रेडिट पर सेल होती है, सेल जो लिखी हुई है, ये सेल अगर क्रेडिट पर होगी तो सोचो रिकॉर्ड करने वाला लिखेगा ना मुझे अकाउंट रिसीवेबल पैसे लेने हैं। जब वो बुक में लिखता है कि मैंने पैसे लेने हैं और देने वाला लिखता है कि मैंने पैसे देने हैं, तो वो यही सोच के लिखता है ना कल को ये बिजनेस होगा। अगर बिजनेस नहीं बचेगा तो ना कोई रिसीवेबल रखेगा ना कोई पेएबल। तो समझाना ये चाहते हैं वो कि ऑनर बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड कर रहा होगा अकाउंटिंग की किताब में, तो ये अज्यूम करेगा कि आने वाले वक्तों में ये बिजनेस कंटिन्यू करेगा, चलेगा, खत्म नहीं होगा। खत्म होगा तो अकाउंटिंग की रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस खत्म होने वाला है। चलता रहेगा तो उसी नॉर्मल रूल के तहत चलेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड, जिसको कहते हैं कंटिन्यूइंग और गोइंग कंसर्न। तीसरा कॉन्सेप्ट सबसे आसान है, मनी मेजरमेंट। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अभी मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि देखो अकाउंटिंग में अगर मैं मार्कर खरीद रहा हूं ना, तो कभी मैं ये नहीं लिखूंगा मैंने 1 मार्कर खरीदा या मैंने 2 मार्कर खरीदे या मैंने 3 मार्कर खरीदे। मैं क्या लिखूंगा, मैंने 1 मार्कर, जो लिखूंगा 100 रुपए का मार्कर खरीदा, और दूसरा खरीदा लेकिन वो सस्ता वाला था तो लिखूंगा 50 रुपए का खरीदा। यानी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को नापने के लिए, इसीलिए देखो तस्वीर जो आ रही है ना उसमें डॉलर बना हुआ और डॉलर के लिए मेजरिंग टेप है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को नापा जाता है पैसों की सूरत में। यानी होने वाला प्रॉफिट और लॉस पैसों में बताया जाएगा। पाकिस्तान में हो तो रुपए में बताओगे, अमेरिका में हो तो डॉलर में बताओगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको यह है कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, प्रॉफिट लॉस पैसों में, रुपए में बताया जाएगा। तो इसको कहते हैं मॉनेटरी यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अच्छा, अब है अकाउंटिंग पीरियड और टाइम पीरियड। अभी हमने पीछे पढ़ा दूसरे में कि अकाउंटिंग एक गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यूटी का नाम है, मुसलसल चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। लेकिन हम अकाउंटिंग के अंदर या बिजनेस को जांचने के लिए, परखने के लिए उसकी टोटल लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसकी मिसाल यही है कि सोचो जब से तुमने जिस क्लास से भी दाखिला लिया होगा, प्ले ग्रुप या पहली क्लास से लेकर आज तक क्या कर रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, पहली क्लास से लेकर आज तक। मगर तुम्हारी इस तालीम हासिल करने को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, तालीम ही है लेकिन उसको ग्रुप्स बना बना ताकि 1 साल के बाद तुम्हारा मालूम हो सके तुम पास या फेल। इसी तरह बिजनेस में भी उसका सक्सेस और फेलियर जानने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। यानी अकाउंटिंग पीरियड से मुराद, अगर अभी 2019 खत्म हुआ तो 2019 दिसंबर 1 साल कंप्लीट हुआ। अब बिजनेस का क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सिर्फ साल का, जैसे आपके इम्तिहान सालाना भी होते हैं, हाफ ईयरली भी होते हैं, क्वार्टरली भी होते हैं। तो बिजनेस मंथली प्रॉफिट भी निकाल सकता है, हाफ ईयरली भी निकाल सकता है, क्वार्टरली भी निकाल सकता है और ईयरली भी। तो उस पीरियड को, जिस पीरियड के खत्म होने पर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा, उसे कहेंगे अकाउंटिंग पीरियड। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब कुछ रूल्स की तरफ से आते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये प्रिंसिपल रूल है। देखो, अच्छा इसमें से एक बात ध्यान में रखना
कि थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि सारे अब कंप्लीट कर दूं। कुछ कुछ चीजें जो शुरू के मैंने 4 बताएं, इनको कोशिश करना बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने की। टाइम ओवर हो गया। अच्छा चलो भाई एक काम करते हैं, ये स्लाइड तुम्हारे पास पहुंच, इनके पास बच्चों के पास पहुंच जाएगी स्लाइड। मेरे वेबसाइट पे ये स्लाइड मौजूद है, ठीक है, वहां पे जाके इसको पढ़ो। कल की क्लास टोटल डिस्कशन क्लास होगी, ठीक है, इसको कंप्लीट करूंगा और तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तो कल के लिए अपने तमाम क्वेश्चन तैयार कर लो, हर चीज का मैं बैठकर एक एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।